हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये एंशियंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंधु घाटी सभ्यता, जहां से आपको एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जानते हैं आज इसके सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से। तो यह है मैप के थ्रू हम यहाँ पर जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह इंडिया का मैप है और पाकिस्तान, दोनों का मैप यहाँ पर दिख रहा है। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डरिंग है वहाँ पे ये गहरा वाला रीजन देख सकते हैं। ये यहाँ से लेकर के ये रीजन सिंधु घाटी सभ्यता के का है। तो ये रीजन जितना मैं इसको सर्कल में अंदर कर रहा हूँ, तो ये रीजन सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो यह पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के बॉर्डर का बीच का स्थान है। आप देख सकते हैं कि मेन जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है हड़प्पा, तो वो भी पाकिस्तान में चला गया है। और ये मोहनजोदारो वो भी पाकिस्तान में चला गया है। तो इंडिया में क्या बचा? इंडिया में देखिए, यहाँ गुजरात में, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे गुजरात है। इसके नीचे धोलावीरा जो है वो गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, और ये छोटे छोटे जितना सारा है सुरकोटदा, ये सारे गुजरात यानी भारत में है। और पाकिस्तान में भी बहुत सारा छोटा छोटा स्थल है। और ये राखी गढ़ी आप मेन देख सकते हैं, हरियाणा में है ये। तो आज हम जानेंगे इस सब के बारे में, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भारत में है और कौन सा पाकिस्तान में है, और कौन सा स्थल किस लिए प्रसिद्ध है। तो आज इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, परिपक्व काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसका काल जो है कभी 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, लेकिन परिपक्व यानी निश्चित रूप से 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से यह एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान और के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी। इन तीनों में से सबसे व्यापक और सबसे चर्चित सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 साल पुरानी है। कृपया ध्यान। तो यहाँ पर देखें, यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो यह हड़प्पा सभ्यता विभिन्न साइंटिस्ट और पत्रिकाओं के अनुसार से माना जाता है कि 8000 साल पुराने है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका काल 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, और परिपक्व काल यानी एग्जैक्टली 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हो सकता है। और आगे जानते हैं इसके बारे में। इसका विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं ये सब: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। तो ये मुख्य स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, जो दिसंबर 2014 में भीरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी, और ये शहर अनेक बार बसे और उजरे भी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये शहर अनेक बार बसे भी हैं और उजरे भी हैं, और यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी।
सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। यह इंडस या इंडस नदी के किनारे बसने वाले सभ्यता थी। इंडस जो अभी सिंधु नदी है उसको इंडस रिवर भी कहते हैं इंग्लिश में, सभ्यता थी। और अपनी भौगोलिक उच्चारण की भिन्नताओं की वजह से इस इंडस को सिंधु कहने लगे और आगे चलकर इसी से यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए यह हिंदू उच्चारण का जन्म हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई से सभ्यता के प्रमाण मिले, अतः विद्वानों ने इसे अपने सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। तो सिंधु नदी के नाम पर है जो यह इस सभ्यता का नाम पड़ा, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। पर बाद में रोपर, लोथल, कालीबंगा, वनमाली, रंगापुर आदि क्षेत्र में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले। तो बाद में रोपर सब में मिले हैं, रोपर है, लोथल तो आपको बता दें गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, वनमाली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में से इस सभ्यता के विशेष अवशेष मिले जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों से बाहर थे। अतः कई इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना अधिक उचित मानते या समझा गया। तो ये देख सकते हैं कि ये फिर मैप है, हड़प्पा है यहाँ पे और मोहनजोदारो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हड़प्पा और मोहनजोदारो, जो कि दोनों पाकिस्तान में, ये दोनों सिंधु नदी के किनारे बसे हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, और मोहनजोदारो जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं सुरकोटदा, ये भी गुजरात में है। लोथल जो कि एक बंदरगाह है, यहीं से व्यापार किया जाता था, तो यह एक बंदरगाह भी है और गुजरात में है। तो और ये मेहरगढ़ पूछा जाता है कि कहाँ पर, मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में ही है। तो मेहरगढ़ है, मोहनजोदारो, कोटदजी ये वाली ये भी पाकिस्तान में है, अमरी ये भी पाकिस्तान में ही है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये ग्रीन कलर वाला जो है ये क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न हैं। तो अब देखिए मुख्य स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हड़प्पा जो है वह पंजाब में है, लेकिन पाकिस्तान वाले पंजाब में। मोहनजोदारो जो है सिंध पाकिस्तान लड़काना जिले में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में, तो राजस्थान में कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। बनवाली तो हरियाणा में। आलमगीरपुर जो है यह उत्तर प्रदेश में। यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और सुत को कांगे डोरिया पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और कोट दीजी ये भी पाकिस्तान में है। चन्हू दरो ये भी पाकिस्तान में है। सुरकोटदा ये गुजरात के कच्छ जिले में है। तो ये मुख्य स्थल है। ये पूछे जाते हैं कि कौन कौन से राज्य में या कौन कौन से देश में। तो आप देख सकते हैं हड़प्पा मोहनजोदारो मेन दोनों तो पाकिस्तान में ही है। तो गुजरात में है लोथल, कालीबंगा है राजस्थान में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और सुरकोटदा जो कि गुजरात में है। तो ये इम्पोर्टेंट स्थल है, ये पूछा जाता है, एक बार इसको आप देख लीजिए। भारत के विभिन्न राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न शहर हैं। तो ये शहर जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि गुजरात में है। तो गुजरात में आप देख सकते हैं, गुजरात में कौन कौन से हैं? लोथल है, सुरकोटडा है, रंगपुर है, रोजी है, मालवद है, देसुल है, धोलावीरा, प्रभात पट्टन और भगवतराव, ये सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न शहर हैं जो कि गुजरात में है। तो ये इम्पोर्टेंट स्थल है क्योंकि यह इंडिया में है, तो इसकी एग्जाम में आने की संभावना है। लोथल तो फेमस है, एग्जाम में बहुत बार आया है लोथल, सुरकोटदा,
रंगपुर, ये छोटे छोटे। अब एग्जाम कंपटीशन टफ होते जा रहा है तो बीच में ये दोसूल, मालवद ये डाल देते हैं कंफ्यूजन करने के लिए। तो आप इसको एक बार देख के जाएं ताकि आपका एक भी मार्क्स ना छूटेगा इस चैप्टर से। नेक्स्ट ये हरियाणा। हरियाणा में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो हैं राखीगढ़ी, भेरडाना, बनावली, कुनाल, मीताथल, ये इम्पोर्टेंट स्थल है हरियाणा के। राखीगढ़ी बहुत फेमस है, ये भीराना, बनावली भी फेमस है, कुनाल, मिथिला, ये दोनों तीनों को देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा हड़प्पा स्थल से। पंजाब का ये फेमस प्लेस है रोपर और बाड़ा और संगोल, जिला फतेहपुर पंजाब में है संगोल। तो ये स्थल कहाँ पे है, तो ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो कि पंजाब में है, भारत वाले पंजाब में। महाराष्ट्र जो है दायमाबाद में, यह दायमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। तो दायमाबाद किस कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। कुनाल महाराष्ट्र में, मीताथल ये भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट महाराष्ट्र का फिर से है और महाराष्ट्राबाद, महाराष्ट्र का एक और प्लेस है महाराष्ट्राबाद जो कि महाराष्ट्र में ही है। राजस्थान में देखते हैं कौन कौन से, राजस्थान में कालीबंगा है, जम्मू कश्मीर में है मांडा, तो जम्मू कश्मीर में एक ही स्थल है मांडा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में मांडा होगा, तो जम्मू कश्मीर में मांडा सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरीय स्थल, और दक्षिणी स्थल में दयामाबाद, और पूर्वी स्थल में आलमगीरपुर, और पश्चिमी स्थल में देखते हैं सुतका गेंडूर होगा। नेक्स्ट ये देख सकते हैं ये मोहनजोदारो का स्नानागार है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पानी इसमें भरा रहता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ी लगा हुआ है, इसको आप आज के स्विमिंग पूल से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं आज से 3000 साल पहले के लोग इस तरह से जीवन यापन कर रहे थे तो हम लोगों से कितने विकसित थे। और यह ईंटें जो बनी हुई है कितने सुडौल से बनी हुई है और एक सुयोजित ढंग से दीवार बना हुआ है, तो काफी विकसित सभ्यता थी आज से 3000 साल पहले। नगर निर्माण योजना के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर निर्माण इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेष बात थी कि यह विकसित नगर निर्माण योजना थी। तो ये पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी क्योंकि यह शहर के जैसा था। नगर निर्माण योजना, हड़प्पा तथा मोहनजोदारो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। दुर्ग में शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उसमें निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त था, तो आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हो या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदारो के भवन बड़े होते थे। वहां के स्मारक इस बात के प्रमाण है कि वहां के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को भी यह लगेगा कि शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। तो हम कह सकते हैं कि यह सुयोजित और विकसित और नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। मोहनजोदड़ो का बाथ आपने देख लिया, बाथ मतलब स्विमिंग पूल। विशाल सार्वजनिक स्नानागार और जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में, यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है और 11.88 मीटर लंबा है वह स्नानागार और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर
तल तक जाने के लिए सीढ़ियां लगी है। आपको मैंने दिखाया था वहां पे सीढ़ियां लगी है। बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। कमरे के पास में एक बड़ा सा कुआं है जिसका पानी निकाल कर हौज में डाला जाता था। हौज के कोने में एक निर्गम आउटलेट है जिससे पानी बाहर नाली में जाता था, और ऐसा माना जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा संरचना है अनाज रखने का कोठार, और दूसरा है अनाज रखने का कोठार जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो कि ईंट के चबूतरों पर 2 पत्तों पर खड़े हैं। हर एक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। तो नदी के किनारे से कुछ 1 मीटर की दूरी पर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से स्नानागार है, अन्न रखने का एक जगह है, सुनियोजित ढंग पर ईंटें यहाँ पर पक्की सीमेंट के बने होते थे। तो इस तरह से पता चलता है कि यह सभ्यता कितनी विकसित थी। इन 12 इकाइयों का तल क्षेत्र लगभग 838.125 वर्ग मीटर है, जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहनजोदड़ो के कोठार का। हड़प्पा के कोठरों को दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले। इससे प्रतीत होता है कि इन चबूतरों पर फसल की दीवानी होती थी। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक भी मिले जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंट के चबूतरे बने हैं जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति का अभिन्न अंग थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इस समय के मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंटों का प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता तो है, पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटें बनी हुई है। तो मोहनजोदड़ो का जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण तथा स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों को पानी बहाकर सड़कों तक आता, जहां इनके नीचे मोरियां नालियां बनी थी। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी। सड़कों की इन मोरियों में नालियों में नरमोखे भी बने होते थे। सड़कों और मोरियों के अवशेष बनवाली में भी मिले हैं। आप जानते हैं कि आर्थिक जीवन कैसा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। तो आर्थिक जीवन जो है सिंधु घाटी सभ्यता कृषि प्रधान थी। तो माना जाता है कि यहाँ की सभ्यता कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार एवं पशुपालन का भी प्रचलन था। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता में देख सकते हैं कृषि है, व्यापार है, पशुपालन भी है। तो जानते हैं कृषि एवं पशुपालन के बारे में। आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर एक इतिहासकार ने कहा था कि सिंधु इसे देश की उपजाऊ क्षेत्र में गिना जाता था। पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पति बहती थी, जिसके कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती थी। यहाँ के वनों में ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई गई, जिसके कारण धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पक्की ईंटों का दीवार इंगित करती थी। बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला, लेकिन कालीबंगा का प्राक हड़प्पा सभ्यता का जो कूट हल रेखाओं मिले हैं, उनसे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। तो यहाँ पर कृषि और पशुपालन से संबंधित भी बहुत सारी बातें मिली है। और नदी के किनारे बसा है तो बाढ़ आती है तो नदी का क्षेत्र जो उपजाऊ होता है
तो इस कारण भी यह क्षेत्र उपजाऊ रहा, इसलिए यहाँ पर लोग बसे भी हैं और खेती भी और पशुपालन भी होता है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन कौन कौन से अनाज की उपज होती थी, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। गेहूं, सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे दो किस्म की गेहूं पैदा करते थे, बनवाली में मिला जो उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तिल व सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई, और ये कपास भी इम्पोर्टेंट है, कपास भी यहीं पैदा की गई। इसी के नाम पर यूनान के लोग इस सिंडन कहने लगे। हड़प्पा एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पाला जाता था। तो आप यहाँ पर पशु भी देख सकते हैं, बैल, गाय, भैंस है, बकरी है, भेड़ और सुअर पाला जाता। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पशुओं के नाम और फसलों के नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का ज्ञान था। यहाँ पर गैंडे भी था और हाथी भी था। यहाँ पर बाघ की चर्चा नहीं हुआ है, क्योंकि बाघ भी ऑप्शन में डाल दिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर पहचान सकते हैं, बैल है, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, सुअर पाला जाता था। तो उसके अलावा हाथी और गेंडे का भी यहाँ पे ज्ञान था। और फसल में देख सकते हैं, गेहूं है, जौ है, राई है, मटर है, ज्वार है। इसके अलावा कपास भी है, तिल भी है, सरसों भी है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, पशुपालन में हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। यह लोग दूध, मांस, उनके कृषि के कार्य और भार ढोने के लिए इनका प्रयोग किया करते थे। तो भार ढोने के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? पशुओं का। यह लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, कुत्ते, बिल्ली, मोर, हाथी, सुअर, बकरी और मुर्गियां पाला करते। तो बहुत सारे जानवर हो गया, तो इसमें जो कि आजकल की तरह ही कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी है, मोर भी है यहाँ। तो मोर भी है, सुअर भी है, बकरी और मुर्गियां भी पाला करते थे। इन लोगों को घोड़ों और लोहे की जानकारी नहीं था, ये इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पर जो है घोड़ा और लोहे की जानकारी नहीं था। ये क्वेश्चन आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसकी जानकारी नहीं था? तो घोड़े का जानकारी और लोहे की जानकारी नहीं था। हड़प्पा के लोग तांबा खेती राजस्थान से प्राप्त करते थे, लेकिन तांबा का जो है उसको जानकारी था। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा की जानकारी रखता था, और वो राजस्थान से इसी खेतरी जो खदान अभी भी है वहां से उसको प्राप्त करता था। वह सोना दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे, तो उसको सोना का भी ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। तो धातु एक ऐसा धातु जो कि लोहा है, उसका ज्ञान नहीं था। जानवर घोड़ा का उसमें नहीं था, तो शेर भी नहीं है और बाघ भी नहीं है। इस तरह से आप छांट सकते हैं कि घोड़ा, शेर, बाघ, घोड़ा, इस सब का ज्ञान नहीं था। लोहे का यहाँ पर कोई जानकारी नहीं था, सिर्फ जानकारी था तांबा और सोना का। और आप जानवर देख ही रहे, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, कुत्ते, मोर, बिल्ली, हाथी, सुअर, गेंडा, बकरी में मुर्गियां। तो देखते हैं यहाँ पर उद्योग धंधे क्या था। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसायिक धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था, उसका विदेशों में भी निर्यात होता था। जोहरी का काम था, उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लोहा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन अब आएगा ही आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का कोई वस्तु नहीं मिली। अंततः सिद्ध होता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। व्यापार क्या करते थे? यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, सल्क, हड्डी आदि के व्यापार करते थे। तो ये लोग जो है ये व्यापार करते थे, पत्थर का, धातु, सल्क, हड्डी का आदि का व्यापार करते थे।
एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सीलों, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौल के प्रमाण मिले हैं। वे चक्के से परिचित थे और मतलब वहाँ पर बैलगाड़ी हुआ करता था, इसका मतलब चक्का मिला से परिचित थे और संभवतः आजकल के इक्के रथ जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार करते थे। ये किससे व्यापार करते थे? अफगानिस्तान और फारस बोलते हैं, ईरान से व्यापार करते हैं। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया जिसमें उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली है, जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया में भी उनका व्यापार संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलोहा के साथ व्यापार का प्रमाण मिले हैं। साथ ही दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है, दिलमन और माकन। दिलुमन का पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरीन को जा सकती है। तो यहाँ पर व्यापार देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार इंटरनेशनल तौर पर होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता से यहाँ का व्यापार होता था। अफगानिस्तान फारस के साथ इसका व्यापार होता था, तो यहाँ का व्यापार भी उन्नत किस्म का था। तो यहाँ पर किस चीज़ का व्यापार भी होता था? तो यहाँ पर धातु का और जो हड्डी से बहुत सारे विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं उसका भी। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये मोहर है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। ये मोहर जो है ये वर्गाकार मोहर है। तो यहाँ पर इससे प्रमाण होता है कि यह सील जो है व्यापार के लिए ही उपयोग में लाया जाता था। तो आज की तरह जिस तरह का सील है, तो हम सोच सकते हैं कि उस समय का भी व्यापार कितना डेवलप रहा होगा। और राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का राजनीतिक जीवन इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानागारों का अस्तित्व और विदेशों से व्यापारिक संबंध किसी बड़ी राजनीतिक सत्ता के बिना नहीं हुआ होगा। राजनीतिक सत्ता तो होगा ही और बड़ी राजनीतिक सत्ता होगा, पर इनके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं यहाँ के शासक कैसे थे और शासन प्रणाली का स्वरूप क्या था। लेकिन नगर व्यवस्था को देखकर लगता है कि कोई नगर निगम जैसी स्थानीय स्वशासन वाली संस्था थी। तो इसके बारे में सटीक हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस जब कोई सभ्यता में विकसित हुआ है तो वहाँ पर कोई जरूर शासक वर्ग शक्तिशाली रहा होगा और वहाँ का स्वशासन भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, तभी इतना व्यवस्था सुनियोजित ढंग से व्यापार और निर्माण सब कुछ डेवलप हो सकता है। धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन जो है यह हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है। यहाँ पर पकी हुई मिट्टी की मूर्ति मिली है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। तो विद्वानों के मत में यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। इसका निकट संबंध पौधों का जन्म और वृद्धि से हो रहा है। इसीलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा भी उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आयरिस की। लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ का समाज भी मातृ प्रधान था कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। कुछ वैदिक सूत्रों में पृथ्वी माता की स्तुति है। धौलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है। इसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां और इसमें एक खिड़की थी जहां दीपक जलाने के सबूत मिलते हैं। उस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था, जो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। तो धार्मिक जीवन यहाँ का ऐसा माना जाता है कि मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसकी वो उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर धार्मिक जीवन भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रहा है। सरस्वती नदी की भी पूजा की बात कही गई है। तो ये आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का मूर्ति कला, यानी बोल सकते हैं स्थापत्य कला या मूर्ति कला का जो एक आर्ट डिजाइनर जो बनाता है मूर्तिकार, आप देख सकते हैं कितना सुनियोजित ढंग से बनाया है। ये एक आदमी है जिसका कि दाढ़ी भी बनाया है बहुत अच्छी तरह से और उसका टूटा हुआ है हालांकि खुदाई के दौरान। तो इससे पता चलता है कि उस समय मूर्ति कला भी कितनी विकसित चरम सीमा पर रही होगी।
तो जानते हैं इससे विस्तार से। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है जिसमें एक योगी का चित्र है 3 या 4 मुख वाला। कई विद्वान मानते हैं कि यह योगी शिव है। मेवाड़ जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में था, वहाँ आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एकलिंगनाथ जी की पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे, ये इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग क्या करते थे, अपने शवों को जलाया करते थे। शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी करीब 50,000 थी, फिर भी वहां से केवल 100 के आसपास ही कब्र मिले हैं, जो इस बात का इशारा करता है कि वो सब जलाते थे। लोथल, कालीबंग आदि जगहों पर हवन कुंड मिले जो कि उनके वैदिक होने का प्रमाण है। यहाँ स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग सब कुछ जलाते थे। लोथल, कालीबंग आदि जगहों पर हवन कुंड भी मिले हैं, जो कि वैदिक होने का प्रमाण है, मतलब पूजा पाठ हवन कुंड करने का भी प्रमाण मिले हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म द्रविड़ों का मूल धर्म था और शिव धर्म द्रविड़ों का देवता था, जिन्हें आर्यों ने अपना लिया। कुछ जैन और बौद्ध विद्वान यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन या बौद्ध धर्म के थे, पर मुख्य धारा के इतिहासकार ने यह बात नकार दी और इसके अधिक प्रमाण भी नहीं है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में पुरातत्वविदों को कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी में आज तक कोई मंदिर नहीं मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में आज तक कोई मंदिर तो नहीं मिला। मार्शल आदि कई इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में, खेतों में या नदी किनारे पूजा किया करते, पर आज तक केवल बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार ही एक ऐसा स्मारक है जिसमें पूजा स्थल माना गया है। जिससे आज हिंदू गंगा में नहाने जाते हैं, वैसे सैंधव लोग यहाँ नहाकर पवित्र हुआ करते थे। तो सिर्फ स्नानागार जो है वह पवित्र स्थल माना जाता था, तो उसमें नहा करके देवी देवताओं की पूजा किया जाता था। तो एक वही स्थल मिला है। शिल्प और तकनीक का ज्ञान, यहाँ पर देखते हैं शिल्प कितना तकनीकी कितना है। यद्यपि इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते थे, पर वे कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। तांबे तथा टीन मिलाकर धातु शिल्पी कांस्य का निर्माण करते थे। हालांकि यहाँ दोनों में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी बने जाते थे, लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति का निर्माण, साथ बर्तन बनना भी प्रमुख शिल्प था। तो यहाँ पर क्या क्या थे, ये इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पर बहुत सारे औजार उपकरण प्रयोग करते थे और यहाँ पे तांबे और टीन दोनों का जिक्र किया गया। तांबे और टीन मिलाकर धातु शिल्प कांस्य का निर्माण करते थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज नहीं था, फिर भी ये सब होता था। सूती कपड़े भी बुने जाते थे, यहाँ पर सूती कपड़ा की बात किया गया है। और लोग यहाँ पर नाव भी बनाते थे, नाव बनाने का काम। मुद्रा निर्माण भी होता था और मूर्ति निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। तो आप देख सकते हैं ये कांस्य की मूर्तियां बनी हुई है कॉपर की, जो कि नर्तकी का है और इस तरह से मूर्ति बना हुआ है। और ये धौलावीरा का एक पक्का नाला का, कि आप देख सकते हैं कि ये ईंटें कितना मोटा है और आज के नाले की तरह लग रहा है। 3000 साल पहले इस तरह से विकसित नाला सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया था। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस तरह से बहुत सारे टॉपिक को मैं धीरे धीरे कवर करूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।